उसके बाद हमने बनाए थे मॉडल, सेम स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर में डेटा आएगा उसको रिसीव करने के लिए नेशनल पार्क और ट्री। ठीक, उसके बाद पे मॉडल, नेशनल पार्क और ट्री, और ये रिपोजिटरी ये बना रहे थे। ठीक, तो ये बनाया था iRepository.cs। वही बात वही है, गेट async find, गेट all async display, create, अपडेट और डिलीट। अब हम लोगों ने एक रिपोजिटरी, जेनरिक रिपोजिटरी है बच्चे, किसी भी लैंग्वेज के एपीआई को एक्सेस करने के। अब फिर रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, रिपोजिटरी, एक, और यहां पे ए, और यहां पे क्या इनहेरिट कर रहे, आई रिपोजिटरी ए, और वेयर ए जो है वो क्लास। तो आई रिपोजिटरी इसका इंटरफेस, और इसको क्या करो, इम्प्लीमेंट। तो अब हम सीखने जा रहे हैं, ये कोड इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि एपीआई को कैसे कॉल करते हैं। जैसे रेक्ट में कॉल करेंगे, अपनी क्लास होगी कोई, एंगुलर में कॉल करेंगे, पीएचपी में, पाइथन में, यहां। तो अब यहां पे ये ध्यान से, यहां पे IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, ये एक इंटरफेस है जो मैं यूज करूं। तो यहां पे प्राइवेट रीड ओनली IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री ये, और उसके बाद इसके कंस्ट्रक्टर में गए और IHTTP क्लाइंट, और यहां पे ये आपने इनिशियलाइज कर। तो ये चीज याद रखनी है, कोई इंट्रो में पूछे ASP.NET कोर में एपीआई को कॉल करने के लिए कौन सा इंटरफेस यूज होता है, IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री। कल को एंगुलर में करेंगे एपीआई को कॉल, तो HTTP क्लाइंट होता है, रेक्ट में करेंगे वहां कुछ और होता है। बस ये याद रखना, यहां को डाटाबेस यूज नहीं। एक, तो क्रिएट अ सिंक, अब देखो जब एपीआई को कॉल करते हैं तो दो चीजें होती है, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में हम बताते हैं कौन सा यूआरएल और कौन सा एंड पॉइंट, गेट है, पुट है, पोस्ट है। उसके बदले में वहां से जो रिस्पॉन्स आता है, ओके है, नो कंटेंट है, क्रिएट है, क्राउड, नॉट फाउंड, बैड रिक्वेस्ट, ये क्या है, रिस्पॉन्स। तो अब ध्यान से आप देखोगे, क्रिएट समझ आ गया तो काफी कुछ हो जाएगा। अब क्रिएट में क्या होगा, जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो उसके साथ डेटा भी जाएगा। जब रिक्वेस्ट जाएगी साथ में तो क्या जाएगा, बोलो, डेटा।
ठीक, तो यहां पे तो सबसे पहले HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, तो सबसे पहले हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे इज इक्वल टू न्यू HTTP रिक्वेस्ट मैसेज। जब ये रिक्वेस्ट जनरेट हुई तो इसमें क्या बताया, मेथड कौन सा, पोस्ट, और ये आपका आ गया URL। ठीक, तो ये क्या जनरेट होगी, एक रिक्वेस्ट। यहां से पता चल गया ये किसको कॉल करेगा, सेव वाले को। किसको कॉल करेगा, सेव, पोस्ट लिखा ना। ठीक, और ये URL। जब ये रिक्वेस्ट जाएगी बच्चे तो इसमें कंटेंट भी होगा। सेव का कोड है ना, सेव में जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी तो डाटा भी होगा। तो कौन सा डाटा सेव करना है, आप ये देखो API एक अलग सर्वर पे है, एक वेब एप्लीकेशन अलग सर्वर। तो अब यहां पे आपने डाटा रिक्वेस्ट, तो पहले आप लिख लो obj to create is not equal to null, यही डाटा भेजना है, इसमें डेटा आएगा ना। अब यहां पे ये जो डेटा है, तो अब यहां पे हम इस रिक्वेस्ट में कंटेंट भेजेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट डॉट कंटेंट इज इक्वल टू, और कैसे, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग कंटेंट। एक न्यू स्ट्रिंग कंटेंट, और यहां पे जो डाटा भेजना आपने उसे आपने सीरियलाइज करना है। ये चीज आप समझें, ये सेम कंसेप्ट होता है किसी भी लैंग्वेज में API को कॉल करते। जब बच्चे नेटवर्क पे डेटा जाता है वो डेटा सीरियलाइजेबल होना चाहिए। पहली बात, सीरियलाइजेबल का क्या मीनिंग है, जब नेटवर्क पे डेटा जाएगा ना सीरियलाइजेबल, जैसे मान डाटा की बात करें, हमने कुछ 500-600 पैकेट दिल्ली भेजने, तो ऐसे नीचे रखे हुए हैं, मान लो गाड़ी आई तो नीचे पैकेट रखे होंगे, वो चिक चैक फॉर्म में जैसे भी होंगे, लेकिन जब वो गाड़ी में रखेंगे तो प्रॉपर रखेंगे, सीक्वेंस में रखेंगे। एक ऐसे होता है, तो इसका तो उसको क्या किया, सीरियलाइज। लेकिन जब वो सामान उस गाड़ी से दिल्ली पहुंचा, जब हम उतारेंगे तो फिर क्या होगा, वो डी सीरियलाइज। हम अपनी बात करें, हमने दिल्ली जाना है, बस नीचे खड़ी है, घूमने जा रही, तो अपने अपने ग्रुप में खड़े होते हैं, डीसीरियलाइज है जहां मन है। लेकिन जब बस में बैठोगे तो प्रॉपर सीट पे बैठना पड़ेगा, तो वो डाटा क्या हुआ, सीरियलाइज हुआ। जैसे आप वहां पहुंचे, उतरे, फिर अपने ग्रुप में आप, तो वो क्या हो जाता है, डीसीरियलाइज। तो इसलिए ये डाटा जो है अभी क्या होता है, डीसीरियलाइज। आपने इसको क्या करना है, बोलो JSN कन्वर्ट। JSN कन्वर्ट एक, तो इसके लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जी, और ये पैकेज आप देख भी सकते हो, पहले ये देखो, फिर ये newtonsoft.js, JSN कन्वर्ट क्लास उसमें हो। तो ये पैकेज हमने इंस्टॉल किया। एक उसके बाद यहीं पे आ गई डॉट, इसका नेम स्पेस ऊपर ऐड हो गया होगा बच्चे, हो गया ऊपर ऐड। एक
और अब यहां पे क्या लिखोगे? डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। किसको सीरियलाइज करना है? ओबीजे टू क्रिएट, ओबीजे टू क्रिएट। तो इसको हमने क्या किया? सीरियलाइज किया, फिर उसकी इनकोडिंग कॉमा देके यहां पे इसकी इनकोडिंग। तो यहां पे कौन सी इनकोडिंग यूज होती है? ये बच्चे स्टैंडर्ड ही होती है। इनकोडिंग डॉट यूटीएफ। तो ये इनकोडिंग इसमें आपका सिस्टम डॉट एक्स नेम स्पेस डॉट यूटीएफ 8 डबल में बता दिया किसमें इसको करना है? जेएस। अब ये चीज में यहाँ एंटर प्रेस लॉक। ये इनकोडिंग का इसका अपना फॉर्मेट है, इनकोडिंग यूटीएफ 8। तो ये जब डाटा जाएगा, सेव में डाटा जाता है और अपडेट में, दोनों में ये कंटेंट बनी। तो डेटा को क्या किया? सीरियलाइज किया। ये इनकोडिंग टाइप है और जेएस है। एक बस। उसके बाद हम क्लाइंट बनाएं। क्या बनाएंगे? क्लाइंट वेर क्लाइंट इज इक्वल टू डॉट क्रिएट क्लाइंट। ठीक, तो ये आपका एक क्लाइंट बन गया। अब उसके बाद हमें क्या मिलेगा? रिस्पॉन्स। तो ये बच्चे रिक्वेस्ट जनरेट हुई। अगर ये कोड होगा डिस्प्ले फाइंड या डिलीट जिसमें डाटा नहीं, तो हमें ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है। समझा गए ना? कंटेंट का जब कंटेंट जाएगा डिस्प्ले में तो आएगा ना, जाएगा थोड़ी कंटेंट, तो वो रिस्पांस में आएगा। इसे चीज का ध्यान रखना है। ये क्लाइंट और अब आपका होगा HTTP रिस्पांस मैसेज, HTTP रिस्पांस टाइप का वेरिएबल ले लिया और यहां पे अवेट और यहां पे क्लाइंट डॉट सेंड और रिक्वेस्ट। ये तो ये देखो क्लाइंट डॉट सेंड अ सिंग, ये रिक्वेस्ट आपने भेज दी। इस रिक्वेस्ट में पोस्ट है, यूआरएल है और डेटा, ये कंटेंट। अब इसके बदले में HTTP रिस्पांस में क्या आया होगा? क्रिएटेड, याद है 201 सेव में हमने क्रिएट आउट किया था ना। ठीक, तो यहाँ पे क्रिएटेड हो सकता है, ओके हो सकता है, नो कंटेंट, डिपेंड करता है क्या वहां से हम लोग ले रहे। तो अब आपका यहाँ पे रिस्पांस, तो यहां लिखोगे इफ रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड, और ये स्टेटस कोड कहां से आएगा? से सिस्टम डॉट, और ये देखो ओके की जगह क्या होगा यहां पे? बोलो क्रिएटेड। आपने देखा होगा जो 201 था वो क्या था? क्रिएट एट राउट, ये वही। अगर ये क्रिएटेड है तो इसका मतलब डाटा क्या हुआ? बोलो सेव हो गया, देन रिटर्न कर दिया ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दिया फॉल्स। ये
ठीक, ये आपका कोड हो गया। अगर मैं बोलूं अपडेट में पोस्ट की जगह पुट, obj टू क्रिएट की जगह obj टू अपडेट, और ये सारा सेम बस obj टू अपडेट। क्लाइंट उसमें भी बनेगा, ये सेम रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बदले में वहां रिस्पांस क्या दिया हुआ आपने, नो कंटेंट। कैसे हम ओके यूज करते हैं, ये तो मैं सिखा रहा हूं तो हम सारी चीजें सीख रहे हैं। ओके सक्सेस ही होता है 200। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जब मैंने यूज किया था पेमेंट गेटवे स्ट्राइप, तो जब लोग में जाके देखते थे निकला 200 ओके, ध्यान दिया होगा, ये वही चीज, वो एपीआई है, वो उस लैंग्वेज में जिसमें वो स्ट्राइप बना होगा वो उसमें, ठीक है, वो हमें नहीं पता, हमारे पास तो यूआरएल है। तो अब क्या करो, यही सेम कहानी आपकी कहां लिखी जाएगी, बोलो अपडेट, पहले अपडेट में आ जाओ, आगे यहां पे आपने लिखना है पूरा, ठीक, दोबारा से ये रहा, बस पहला चेंज क्या, पुट, यहां पे अवेट होगा तो यहां आ जाएगा असिन, और यहां पे obj टू अपडेट, यहां पे obj टू अपडेट हो गया, क्लाइंट सेंड, और यहां पे क्या आएगा, नो कंटेंट, क्योंकि हमने ये दिया हुआ ना, हमने जब एपीआई बनाई थी उसमें ये लिखो पूरा। अब डिलीट में सोचो वैसे क्या हो, कंटेंट तो होगा ही, लिंक में तो आईडी जाएगा, आईडी कहां से भेज रहे, यूआरएल से, तो फिर इसकी काफी कम हो जाएगा, सीरियलाइज ये वो चीजों की जरूरत नहीं, बट पहले आप लोग ये लिखो, सोचो डिलीट में क्या होगा, यही आगे ध्यान से देखना। सबसे पहले असिंक, चलो ये तो लगना ही अवेट होगा, यहां पे क्या आ जाएगा, डिलीट, और वहां पे हम क्या भेजते हैं, बोलो आईडी, यूआरएल के साथ आईडी, मेरे ख्याल से ऐसे ही लिखना है, डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि वहां आईडी कैसे पास करते हैं, यूआरएल, यही होगा, ठीक है ना, फिर लिखो आप ना। अब उसके बाद इसकी कंटेंट तो इसमें कोई नहीं जाएगा, तो इसकी हमें जरूरत ही नहीं, एक ये सब चाहिए क्लाइंट रिक्वेस्ट के ही, बस उसके बदले में ओके, ठीक, और मेरे को लगता है इतना सा ही कोड है, इस ये मैंने यहां एंटर प्रेस कर दिया, क्लिक, ओके, इसलिए बॉडी से तो नहीं जा रहा ना, बॉडी से जाएगा तो कंटेंट वही लिखते हैं ना, फ्रॉम बॉडी लिखते थे उसमें, गेट और पुट में, यानी सेव और अपडेट, डाटा तो सीरियलाइजेबल होगा, वो नेटवर्क से आएगा ना, उन्होंने सीरियलाइज किया, हमें उसे क्या करना पड़ेगा, सी लॉजिक समझो, ये जेनरिक रिपोजिटरी है एपीआई को कॉल करने, एक बार ऐसे लॉजिक लिखने पड़ते हैं प्रोजेक्ट में, फिर तो पता नहीं चलता कितनी जल्दी हम लोग इनको इंप्लीमेंट करें। ये लिख लिया सबने, अब आपका क्या है, ये है आपका डिस्प्ले, यही है, तो सबसे पहले
एक law where request is equal to new HTTP request message और क्या आएगा HTTP method dot get और UI रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद सीधा बनेगा क्लाइंट एक। अब उसके बाद हमें मिलेगा रिस्पॉन्स, तो उसके लिए HTTP रिस्पॉन्स मैसेज और ये उस टाइप का वेरिएबल ले लिया इज इक्वल टू वही अवेट क्लाइंट डॉट सेंड अ सेम और क्या आएगा क्लाइंट, यहां पे वेट आएगा, क्या गलती है जी HTTP client factory dot create client ऐसे लिख रहे await client dot अच्छा यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट। देख अब यहाँ तक तो सेम, अब इसके बदले में हमें क्या मिलेगा रिस्पॉन्स, तो HTTP रिस्पॉन्स डॉट वही स्टेटस कोड ओके। अब यहां पे कहानी थोड़ी चेंज हो, एक अगर ओके है, ओके मतलब टू अंडर, इसमें ओके ही है अगर याद होगा आपको, नहीं तो आप ये एपीआई चेक कर लो, अभी तो हमारे पास ये एपीआई भी हमने बनाई है, इसी का भी आप देख लो। जो एपीआई बना रहे हैं गेट नेशनल पार्क डिस्प्ले वाला ये ना, तो क्या ओके ये रिस्पॉन्स, तो यही तो मैंने वहां पे लिखा। अब क्या करेगा, इसमें जो रिस्पॉन्स आया है उसको डीसीरियलाइज करना है, तो ये चीज अब हम लोगों ने लिखनी है। एक तो JSN स्ट्रिंग एक वेरिएबल ले लो, तो यहां पे where JSN स्ट्रिंग और HTTP response dot read as string async लिखा है, तो आगे क्या लिखेंगे await, ये आपका यहां पे आ जो रिस्पॉन्स आया है उस रिस्पॉन्स को आपने रीड कर लिया एज ए स्ट्रिंग, यही लिखा री स्ट्रिंग। अब हम इसको क्या करेंगे डीसीरियलाइज, और किसमें डीसीरियलाइज करेंगे बोलो कलेक्शन में, क्योंकि हमें तो कलेक्शन ही पढ़ना है, हमारे पास कलेक्शन है, कलेक्शन होगी तो बताइए फिर डाटा कैसे यूज करना है, तो कैसे करते हो डीसीरियलाइज, तो रिटर्न और वही JSN कन्वर्ट डॉट डीसीरियलाइज ऑब्जेक्ट किसमें करना है आई इनमरेबल और वो कलेक्शन किसको करना है JSN स्ट्रिंग, तो इसको डीसीरियलाइज कर दिया। और यहां पे रिटर्न नल,
तो वही डाटा रीड होके उसको डीसीरियलाइज किया और ये क्या रिटर्न करेगा, कलेक्शन। अगर ओके नहीं है देन रिटर्न कर दिया ना। प्रोग्राम डॉट सी एस में ज्यादा बड़ी हो तो यूनिट वर्क बना देंगे, फिर कहानी वही है। वो जेनेरिक रिपोजिटरी जो प्रोजेक्ट में वो डाटाबेस के साथ एसोसिएट थी, ये सिर्फ किसके साथ है, एपीआईज के साथ। स्ट्रक्चर समझो क्या क्या यूज किया है। सब कुछ होगा, बस यूआरएल में क्या पास करेंगे, आईडी, इसको फाइंड करना है। बाकी गैप यही, ओके, यहां भी यही। बस यहां जब डीसीरियलाइज करोगे तो एक रिकॉर्ड होगा, तो आईडी नंबरेबल नहीं लिखेंगे। एक क्योंकि हमें ASP.NET कोड पहले आती, हमें सिर्फ एपीआई का कंसेप्ट सीखना था। पुट गेट पुट पोस्ट जो थी चीजें बना ली और आप देखो यूज कर रहे हैं। अब गेट का सिंक में क्या है, फाइंड का कोड है। कौन सा कोड होगा, फाइंड का, ये लिख लिया आप लोगों ने। देखो क्या चेंज है, सिंक, ये कैट, ठीक है, और यहां पे प्लस आईडी डॉट टू स्ट्रिंग, ये चेंज हुआ, गेट है, बाकी ओके ठीक है, ये आ गया। और यहां पे सिंपल क्या लिखना है, टी लॉन्च, ही रिकॉर्ड हो। तो जब डाटा आया तो डीसीरियलाइज किया, जब भेजा तो सीरियल, नेटवर्क में जब डाटा जा रहा है तो वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए। लिख लो ये पूरा, और राइट ट्रेस पता ही है उसकी कहानी, इसके साथ वो पता चलेगा कौन सी किसके लिए। और उन दोनों को कहां ऐड करेंगे, program.cs में। बस जो हम जब बनाते थे आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, उसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट यूज होगा, यहाँ आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे एपीआई को कॉल करते। एपीआई काफी डिमांड में बच्चे आजकल आनी चाहिए। अब आप एपीआई का फंडा समझो, एपीआई कुछ नहीं है, जस्ट एक यूआरएल है पहली बार, जिसमें हमें डाटा आता है एक जगह से दूसरी जगह में, और डेटा का फॉर्मेट JSON है। बाकी हम जो मर्जी आगे यूज करें फ्रंट एंड, क्योंकि JSON जो है वो सभी को पता है, सभी को समझ। कहाँ अच्छा हो गया ये, चलो लिख लिया सारा ये। तो ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना आगे, तो ये आपका जेनेरिक रिपोजिटरी बन। अब हम बनाएंगे आई नेशनल पार्क, तभी एसोसिएट होगा ना, उसके अंदर इसको यूज करेंगे। अब आप समझ गए होंगे program.cs में वो रिपोजिटरी ऐड करनी होती है जो कंट्रोलर पे एक्सेस करती है, ऐसा ही बताया गया। और देखो आई रिपोजिटरी इसको थोड़ी ऐड करेंगे, ये आपकी इसके अंदर ऐड होगी। तो आई रिपोजिटरी ऐड क्लास इंटरफेस और आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी।
आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, एक अब यहां पे किसको इनहेरिट करोगे? बोलो आई रिपोजिटरी किसके लिए है? तरीका कुछ वैसा ही होगा, नेशनल पार्क। एक और यहां पे फिर हम बनाएंगे नेशनल पार्क रिपोजिटरी। बस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की जगह IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, ऐसे ही आई ट्रेल रिपोजिटरी और ऐड कर दोगे और फिर पता क्या काम हुआ? सेव अपडेट डिलीट फाइंड डिस्प्ले लिख दिया। फिर हम कंट्रोलर बनाएंगे, कोई डिजाइन सा बना लेंगे, वो वैसे बनेगा जो आप इस प्रोजेक्ट में बैकग्राउंड में एपीआई काम करेगी। फिर नेशनल पार्क लिस्ट, ऐड न्यू नेशनल पार्क, डाटा टेबल, सेव अपडेट डिलीट, वो लुक वैसे ही होगी सारी, बस बैकग्राउंड में वो काम कैसे हो रहा है? एपीआई से। बस इतना फर्क है इस प्रोजेक्ट। अब यहां पे रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास और क्लास का नाम नेशनल पार्क रिपोजिटरी। और यहां पे क्या करना? यहां पे रिपोजिटरी को इनहेरिट करो, किसके लिए है? नेशनल पार्क कॉमा एक आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी। और यहां पे आगे क्या लिखना है? प्राइवेट रीड ओनली आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। और यहां पे कंस्ट्रक्टर आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री और वही बेस क्लाइंट फैक्ट्री। और यहां पे लिख लो सेम ट्रेल रिपोजिटरी और ट्रेल रिपोजिटरी। फिर उसके बाद वो दोनों को ऐड कर देंगे program.cs। आई रिपोजिटरी पे गए, ऐड क्लास इंटरफेस और यहां चूज करो आई ट्रेल रिपोजिटरी, आई ट्रेल रिपोजिटरी। और यहां पे आई रिपोजिटरी क्या लिखोगे? ट्रेल। एक तो बना लोगे। फिर रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, एक क्या नाम होगा? ट्रेल रिपोजिटरी। और यहां पे इनहेरिट किया, क्या लिखोगे? ट्रेल। और यहां पे आई ट्रेल रिपोजिटरी। और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर और आई HTTP क्लाइंट फैक्ट्री बेस लॉजिक। कितनी जल्दी आपने ये कोड लिख लिया? वो अच्छा टाइपिस्ट भी नहीं लिख सकता इतना देर। एक उसके बाद इन दोनों को कहां ऐड करना है? program.cs में। और फिर हमें पता है दो कंट्रोलर बनाएंगे, नेशनल पार्क कंट्रोलर, ट्रेल कंट्रोलर, वही
सेव अपडेटली फाइंड डिस्प्ले की कहानी, बस लुक वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बैकग्राउंड में जो है वो क्या काम करेगी एपीआई। ठीक, ओवरऑल नई चीज याद रखनी, ASP.NET कोर में अगर एपीआई को कॉल करना है तो कौन सा इंटरफेस यूज होता है, IHTTP क्लाइंट। उसी का तो खेल है सारा, डाटाबेस थोड़ा ये एपीआई से क्या होता है, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा। रिक्वेस्ट क्या है, वो एंड पॉइंट HTTP गेट पुट पोस्ट, आगे URL है, डाटा है तो कंटेंट है, डाटा नहीं है तो नहीं पास करेंगे, आएगा डाटा तो रिस्पॉन्स। तरीका समझाना एक बार लॉजिक का, फिर कोई मुश्किल नहीं। कल को मान लो ऐसा डिजाइन जावा में बनाना है, तब ढूंढोगे एपीआई कॉल करने के लिए जावा में क्या होगा, फिर उसके बाद यही सोचोगे रिक्वेस्ट कैसे होती है। HTTP रिक्वेस्ट मैसेज है, वहां पता नहीं कोई और क्लास है रिस्पॉन्स के लिए, लेकिन गेट पुट पोस्ट वहां सेम हो। ओके बैड रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, नॉट कंपोज सेम। आप ये चीज समझो, आपको देखना नोड में मैं करवाऊंगा, Node.js बिल्कुल अलग है। आप देखना यही चीज लिखेंगे, बस ये बताऊंगा यहाँ ऐसे था तो यहाँ पे उसकी जगह एक। बच्चे थोड़े से 2 महीने लगा लो जितना टाइम है, फिर अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी चूंकि फास्ट है, काम ज्यादा पड़ रहे, ज्यादा आउटपुट मिल रही हमें, अब फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर चाहिए। तो कल हम लोग इसमें आगे